हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 12th में और 24 फरवरी को हिंदी का एग्जाम देने वाले उनके वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारों। जो आज मैं आप लोगों को सामान्य हिंदी का एक ऐसा वायरल पेपर बताने वाला हूं जो कि 100% बता रहा हूं मेरे प्यारों की गारंटी है मेरा कि आप लोगों की एग्जाम में 24 फरवरी को देखने को मिलेगा। कोड है 302 DJ कोड पे मेरे प्यारों। जो सबसे अच्छी बात यह है कि इस पेपर का पूरा सोल्यूशन बताया पूरा यूट्यूब चैनल पे हजारों वीडियोज आपको मिल जाएंगे 302 DJ की, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं बता रहा है। लेकिन मैं पूरा का पूरा सोल्यूशन बता रहा हूं ताकि आप लोगों का 100 में 100 नंबर बिल्कुल आए और कम से कम 95% लाकर आप दिखा दीजिए कि इस बार हिंदी का टॉपर आप ही हो। मेरे प्यार जो एडमिट कार्ड लेकर जाना, सही सही अनुक्रमांक और नाम यहाँ पे डाल लेना है और गारंटी मेरे प्यार जो इस पेपर को बस तैयार कर लो, पूरा सोल्यूशन बताने वाला हूँ, एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं हूँ। और इस पेपर को हल करने के लिए आपके पास समय रहेंगे 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा इस पेपर को हल करने के लिए। नीचे निर्देश दिया गया है। पहला बोला है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। मतलब कि 15 मिनट आप इस पेपर को पढ़ सकते हो और 3 घंटे में इस पेपर को सॉल्व करना है। दूसरा है कि इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना जो है वो अनिवार्य है। 2 खंडों में पेपर बना हुआ है, दोनों खंडों के उत्तर आपको देना कंपलसरी है। देखिए, आप लोगों का पेपर यहां से स्टार्ट है। सबसे पहले आएगा खंड क, और खंड क में क्वेश्चन नंबर पहला रहेगा और पहले में 5 प्रश्न रहेंगे, क ख ग घ, ठीक है। जैसे में क वाला प्रश्न है कि हरिऔध की ठेठ हिंदी का ठाट कृति की विधा है मेरे प्यारे बच्चों। तो के कौन सी विधा है? उपन्यास कृति की विधा है। दूसरा वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर हम आगे बात करें, ख वाला कह रहा है कि भूले बिसरे चेहरे की कृति के लेखक हैं। तो भूले बिसरे चेहरे कृति के लेखक कौन है मेरे प्यार जो? वो है आपके कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी। दूसरा वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ख का दूसरा। आगे अगर हम बात करें ग वाला, तो वासुदेव शरण अग्रवाल के लेखक है। तो वासुदेव शरण अग्रवाल लेखक है मेरे प्यारों। जो किसके लेखक है? तो भारत की एकता के लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल जी। आगे बात करते हैं घ वाला, आलोचना साहित्य कालिदास की लालित्य योजना के लेखक कौन है? वह है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। पहला वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अड़ा वाला, इंद्रजाल कहानी संग्रह के लेखक है। तो इंद्रजाल कहानी संग्रह के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। पहला वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। दूसरा का क वाला प्रश्न है कि सुमित्रानंद पंत का काव्य संकलन है, ठीक है। तो सुमित्रानंद पंत का काव्य संकलन पूछा है मेरे पास जो है वीणा। चौथा वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं ख वाला प्रश्न, प्रगतिवाद के कवि है। इन चारों ऑप्शनों से प्रगतिवाद के कवि कौन है? नागार्जुन जी। दूसरा वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ग वाला है प्रयोगवादी कवि नहीं है। तो वह जो है शिवमंगल सिंह सुमन जी है, प्रयोगवादी कवि नहीं है। ग वाला का तीसरा वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं घ वाला प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन है? भारत भारती। पहला वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अड़ा वाला प्रश्न कि महावृक्ष के नीचे काव्य कृति है। तो किनकी कृति है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। तीसरा वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर तीसरा कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो देखिए, पहला वाला गद्यांश क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 2 गद्यांश है, दोनों में से कोई एक ही करना होता है, मैं दोनों बताऊंगा। कह रहा है कि यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है वो उतने ही उत्फुल्ल मुस्कानमयी है। यह किस दीपक की ज्योत है? जागरूक जीवन की, लक्ष्य दर्शी जीवन की, सेवानिरत जीवन की, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की। भाषा के भेद रहेंगे भी, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है, ठीक है। अब देखिए, क वाला प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखे। देखिए, संदर्भ कैसे लिखोगे उत्तर में कि प्रस्तुत गद्यांश रॉबर्ट नर्सिंग होम में नामक पाठ से उद्धृत है और इसके लेखक कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी है, ठीक है। दूसरा प्रश्न ख वाला इसके नीचे कि कौन सी ज्योति विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है? तो इसका आंसर लिखोगे उत्तर में कि लेखक के अनुसार सबसे हृदय में सेवा भावना और प्यार की ज्योति जो है विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है। अगला ग वाला प्रश्न है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस प्रसंग का वर्णन किया है? तो उत्तर में लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने मदर टेरेसा की सेवा भावना एवं उनके व्यक्तित्व की महिमा का जो है वर्णन किया है। घ वाला प्रश्न देखिए, कौन सी ज्योति विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है? तो लेखक ने नर्सों के जीवन को अलौकिक और सर्वोत्तम ज्योति बताया है। ड़ वाला प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब जहां तक अंडरलाइन किया गया था, मैं दिखा देना चाहूंगा कि जहां तक अंडरलाइन किया गया था मेरे प्यारे से, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। अंडरलाइन कहाँ किया गया था? यह वाला कि यह
किस दीप की ज्योत है? जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवा निरत जीवन की, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की, भाषा के भेद रहेंगे भी, यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। यहाँ तक अंडरलाइन किया गया, इसका आपको व्याख्या बताना है। देखिए व्याख्या कैसे लिखेंगे कि लेखक कहता है, क्या कहता है कि वृद्ध नर्सों के अंदर कोई अलौकिक तेज है जिससे इनका जीवन जो है सजग बन गया है। यह सब किसी लक्ष्य केंद्रित सेवा परायण जीवन के प्रकाश को विकीर्ण करने वाले प्राणियों का समूह है। इनमें अद्भुत विश्वास भरा हुआ है। इनका जीवन एकाग्र साधना का जीवन है। आज भी यह भयंकर रोग से पीड़ित रोगियों को अपनी मुस्कान भरी सेवा से जीवित रहने का अमर संकल्प देती है। यद्यपि यहाँ पर रहने वाले नर्सों के देश अलग अलग है, भाषाएं भिन्न भिन्न है, किंतु इनके मन में जलने वाली प्यार और सेवा की ज्योति अद्भुत एवं सर्वोत्तम है। ठीक है, पूरा का पूरा आंसर बता दिया। अगर ये नहीं करना चाहते हो तो अथवा करके दूसरा गद्यांश दिया है कि भाषा एवं संस्कृति का एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निश्रित होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक संस्कृति पर रूप से देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। देखिए इसके नीचे प्रश्न है, क वाला है कि पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता नामक निबंध से जो है उद्धृत है। दूसरा ख वाला प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जहां तक अंडरलाइन किया गया तो उसका व्याख्या बताना है। लिखोगे कि लेखक का कहना है कि भाषा संस्कृति का अभिन्न अंग है, क्योंकि संस्कृति के अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा ही है। संस्कृति की रचना और विकास परंपराओं द्वारा होता है। परंपराएं क्योंकि परिवर्तनशील होती है, इसलिए संस्कृति भी एक जैसी नहीं रहती, वह भी परंपराओं की तरह बदलती रहती है। इस रूप में हम कह सकते हैं कि संस्कृति गतिशील होती है। यह हो गया रेखांकित अंश की व्याख्या। ग वाला है कि नए शब्दों की खोज क्यों आवश्यक है। लिखोगे कि भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की आवश्यकता होती है। घ वाला प्रश्न देखिए क्या है, संस्कृति का एक अटूट अंग क्या है। तो उत्तर लिखोगे कि भाषा एवं संस्कृति का एक अटूट अंग है। इसके बाद ड वाला प्रश्न है कि किसके लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। लिखोगे कि नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। तो इसका भी मैंने पूरा का पांचों उत्तर बता दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, यह पद्यांश है आप लोगों का कि निरख सखी एक खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन न नयन इधर मन भावे, फैला उनके तन का आतप, मन में सर सरवावे, घूमे इस ओर वहां ए हंस यहाँ उड़ जावे, करके ध्यान आज इस जन का निश्चय यह मुस्काए, फूल उठे कमल अधर बंदूक सुहावे, स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए, नवना मोती वारे, लोए अश्रु अघर भर लाए। ठीक है, यहां तक है। अब इसके नीचे प्रश्न है पहला क वाला कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। देखिए उत्तर में संदर्भ कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित गीत नामक शीर्षक पाठ से उद्धृत है और इसके रचयिता कौन है, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इतना पॉइंट आपको पद्यांश के संदर्भ में लिखना है। इसके बाद है कि सखी को खंजन पक्षी दिखाने से क्या तात्पर्य है। तो लिखेंगे उत्तर में कि सखी को खंजन पक्षी दिखाने से तात्पर्य है कि उर्मिला कहती है कि हे सखी, ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे मन को आनंदित करने वाले मेरे प्रियतम ने मेरे ओर देखा है। इसके बाद देखिए ग वाला की रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जहां तक अंडरलाइन किया गया था उसका व्याख्या बताना है। तो देखिए व्याख्या कैसे लिखोगे उत्तर में कि क्योंकि तुम्हारे आगमन पर मैंने खंजन पक्षियों में प्रिय के नेत्रों का, धूप में प्रिय के तप का, हंसों में उनकी गति और हास्य तथा बंदूक पुष्पों में उनके अंधेरों का आभास पाया है। आकाश ने उसकी बूंदों के रूप में मोती ने उछावर कर तुम्हारा स्वागत किया है और मैं अपने आंसुओं का अर्धल्य देकर तुम्हारी अभ्यर्थना करती हूँ। यह उसका रेखांकित अंश का व्याख्या हुआ। इसके बाद घ वाला प्रश्न है कि कवि ने पद्यांश में किस ऋतु का वर्णन किया है। तो उत्तर लिखिएगा कि कवि ने पद्यांश में शरद ऋतु का वर्णन किया है। सिंपल। ड़ वाला प्रश्न है कि नयन और कमल शब्द के दो परिवाची शब्द लिखिए। तो उत्तर में लिखोगे कि नयन का परिवाची शब्द नेत्र और लोचन होता है और कमल का परिवाची शब्द देखिए राजीव और पंकज होता है। अगर ये वाला प्रश्न नहीं करना चाहते हो तो अथवा करके दिया है नीचे, ये वाला कर लीजिए कि कार्य थी संस्कृति विगत बीती,
बहु धर्म जाति गति रूप नाम, बंदी जग जीवन भू विभक्त, विज्ञान मुड़ जन प्रकृति काम, आए तुम मुक्त पुरुष, कहते मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम, ना नृत्य जयति सत्य माँ भय, जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। यहां तक दिया गया। इसके नीचे भी 5 प्रश्न है, 10 नंबर दिया जाएगा। देखिए क वाला प्रश्न है कि विगत संस्कृति में कौन सी दीवारें थी? तो उत्तर में लिखोगे कि विगत संस्कृति में धर्म जाति ऊंच नीच गोरे काले आदि के भेदभाव की अनेक दीवारें थी। ख वाला प्रश्न पूछा है कि जड़बंधन मिथ्या है और राम सत्य है, यह उद्घोष करके कौन आया? तो उत्तर में लिखोगे कि जड़बंधन मिथ्या है और राम सत्य है, यह उद्घोष करने वाले कौन? महात्मा गांधी आए थे। ग वाला है कि नारीत्व जयति सत्यम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो लिखोगे कि नारीत्व जयति सत्यम का अर्थ होता है कि झूठ की नहीं बल्कि सत्य की विजय होती है। इसके बाद है घ वाला रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, जहां तक अंडरलाइन किया गया था। उत्तर लिखना कि हमारी संस्कृति पिछले लंबे समय से बदी थी, अर्थात यहाँ सब कुछ विदेशियों की इच्छा अनुसार संचालित था। हमें अपनी सभ्यता एवं संस्कृति के अनुरूप कुछ भी करने की स्वतंत्रता न थी। र वाला प्रश्न है कि कविता का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो उत्तर में लिखना कि कविता के शीर्षक बापू के प्रति तथा इसके रचयिता कौन है? सुमित्रानंद पंत है। पांचों को पांचों मैंने उत्तर बता दिया। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है पांचवा। पांचवे का क है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनके प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा जो होना चाहिए 80 शब्द में। आपके पास पहला है वासुदेव शरण अग्रवाल जी, दूसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो मैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का बता देता हूँ आपको। देखिए उत्तर में लिखना कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ठीक है। जीवन परिचय लिखना है कि प्रभाकर जी का जन्म जो हुआ था 1906 ईस्वी में सहारनपुर जिले के देवबंद कस्बे में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। आपके मतलब पिता पंडित रमादत्त मिश्र पंडिताई और पुरोहिताई का काम करते थे, परंतु उनके विचारों में महानता और व्यक्तित्व में दृढ़ता थी। उनका जीवन अत्यंत सरल और सात्विक था। प्रभाकर जी की माता का स्वभाव बड़ा कर्कश और उग्र था। जब वे खुर्चा में एक संस्कृत विद्यालय में पढ़ते थे, तब प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता मौलाना आसिफ अली के ओजस्वी भाषण को सुनकर परीक्षा को छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लेने लगे। इसके बाद लिखिएगा, इसके बाद उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्रीय सेवा में लगा दिया। सन 1930 से लेकर 1932 ईस्वी तक और सन 1942 ईस्वी में जेल में रहे और राष्ट्र के उच्च नेताओं के संपर्क में आते रहे। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात उन्होंने अपने जीवन पत्र पत्रिकाओं में लगा दिया। आप एक सजग पत्रकार थे। आप सहारनपुर में नए जीवन और विकास नामक मासिक पत्र निकाल रहे थे। आप पत्रकारिता के साथ साथ साहित्य सृजन में भी संलग्न रहे। इनके खेल राष्ट्रीय जीवन में मानवीय संस्मरणों को सजीव झांकियां हैं, इसके जिसमें भारतीय स्वाधीनता के इतिहास महत्वपूर्ण पृष्ठ भी है। हिंदी जगत का यह सेवक सन 1995 ईस्वी में दुनिया से क्या हो गया? विदा हो गया। ठीक है, यहां तक आपको लिखना है। देखिए कृतियां में देखिएगा रेखा चित्र। रेखा चित्र में 4 हैं कि नई पीढ़ी के विचार, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, भूले बिसरे चेहरे। लघु कथा की बात करें तो 2, आकाश के तारे, धरती के फूल। संस्मरण की बात करें दीप जले शंख बजे। ललित निबंध की बात करें क्षण बोले कण मुस्काए, बाजे पायलिया के घुंघरू। संपादन नया जीवन विकास। ठीक है, इसके बाद आ गया ये ख वाला। वो कवि का था, अरे लेखक का था, ये कवि का है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनके प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द होना चाहिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी हैं, जयशंकर प्रसाद है, महात्मा अरे महादेव वर्मा जी है। 3 लोग हैं। तो मैं यहाँ पे लिख के लेकर आया हूँ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत का जीवन परिचय। लिखिए कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत का जन्म 15 अप्रैल 1865 को आजमगढ़ जिले के निजामाबाद गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह और माता का नाम जो था वो रुक्मणी देवी था। मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात उन्होंने काशी के क्वींस कॉलेज में प्रवेश लिया, किंतु अव्यवस्था के कारण उनके बीच में ही अपना विद्यालय छोड़ना पड़ा। तत्पश्चात उनके घर पर ही फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत भाषाओं का अध्ययन किया गया। इनका विवाह आनंद कुमारी के साथ संपन्न हुआ। हरिओत जी को सरकारी नौकरी मिल गई, वे कानूनज्ञ हो गए। इसके बाद लिखोगे कानूनज्ञ पद पर अवकाश प्राप्त करके हरिओत जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक रूप से अध्यापन कार्य किया। हिंदी साहित्य सम्मेलन में उन्हें एक बार सम्मेलन का सभापति बनाया गया और विद्यावचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया गया। सन 1947 में निजामाबाद में इनका जो है देवासान हो गया। इनके अगर कृतियों की बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। पहला नाटक। नाटक में लिख दीजिए
प्रदुमन विजय और रुक्मणी परिणय। उपन्यास की अगर बात करें तो प्रेम कांता ठेठ हिंदी का ठाठ, अध खिला फूल। काव्य ग्रंथ की बात करें प्रिय प्रवास, रस कलश, चुभते चौपते, वैदवी वनवास। प्रिय प्रवास हरियो जी की सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ध्रुव यात्रा कहानी के उदय पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 होना चाहिए। अगर ये नहीं करना चाहते हो तो लाठी कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द होना चाहिए। मैं लिख के लेके आया हूँ ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य। तो उत्तर में लिखिए ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य है। लिखेंगे कैसे कि ध्रुव यात्रा जनेंद्र कुमार कृत मनोविज्ञान की कथा है, जिसमें वैज्ञानिक रिपुदमन, उनकी प्रेयसी उर्मिला तथा चिकित्सक मारुति मुख्य भूमिका में है। कहानी का आरंभ भी नायक के ध्रुव यात्रा से लौटने तथा कहानी का अंत ध्रुव यात्रा पर गए नायक की आत्महत्या के साथ होता है। अतः कथा का शीर्षक के सार्थक कहानी का कथानक प्रेम के नए आयामों को प्रकाशित करता रिपुदमन उर्मिला तथा मारुति के मध्य घूमता रहता। उर्मिला रिपुदन का विवाह प्रस्ताव अस्वीकार कर देती है, क्योंकि वह अपने प्रेम को राजा रिपुदन के महत्वाकांक्षाओं के पथ पे बाधक नहीं बनाना चाहती। राजा असमंजस में है कि प्रेम को अपनाए या लक्ष्य प्राप्ति पर ध्यान दे। इसी ऊहापों में वह मारुति से मिलता है कि जो उर्मिला के जैविक पिता है। स्थितियां कुछ ऐसी बनती हैं कि रिपुदमन ध्रुव यात्रा पर वापस जाने का निश्चय कर लेते हैं और प्रस्थान के तीसरे दिन अपनी प्रेमिका के नाम पर पत्र लिखकर आत्मघात कर लेते हैं। कथा के चरित्र कथा को प्रभावपूर्ण बनाने में सफल है। प्रेम के नए आदर्शों को प्रतिबिंबित करती यह कथा उर्मिला के निस्वार्थ प्रेम को प्रमुखता से प्रकट करती और उसके चरित्र के माध्यम से अपना उद्देश्य प्रकट करती कि प्रेम का वास्तविक अर्थ ही स्वार्थ से मुक्त होना। कथोपकथन के संवाद कथानुरूप सारगर्भित तथा संक्षिप्त होने के बावजूद प्रभावशाली, देश काल और वातावरण स्वातंत्र्योत्तम भारत में विकसित आधुनिक शहर वातावरण का चित्रण कहानी में प्रस्तुत करते हैं। देखिए पूरा का पूरा मैं लिखा हूँ, एक पॉइंट नहीं छोड़ा, बता देता हूँ आपको। इसके बाद है कि स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द में होना चाहिए। अब मेरे प्यार ये जिला वाइज आता है, देख लीजिएगा। आपके जो जिला में पूछा जाता है वही खंडकाव्य कीजिएगा, कोई दूसरा करोगे तो 1 नंबर नहीं एग्जामिनर देगा। तो इसका सोल्यूशन मैं नहीं करूंगा, पहले देख लीजिएगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा पूछा जाता है। जैसे रश्मि रथी है, फिर यहाँ पे मुक्तिज्ञ, इसके बाद देखिए श्रवण कुमार दिया गया है, फिर सत्य की जीत दिया गया है, फिर त्यागपथी दिया गया है, फिर आलोक वृत्त दिया गया है। चलिए आगे अब आता है खंड ख। खंड ख में प्रश्न नंबर 8वां का क है। प्रश्न 8वां क है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संस्कृत का गद्यांश, ये जो गद्यांश देख रहे हैं, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है इसका, ठीक है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका पहले संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दूरदर्शिका के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से अवतरित है। अनुवाद की अगर बात करें, लिखेंगे कि यथेव प्रकारावंता जीवन तथैव ते जीवन श्याम अमृतत्वस्य तु नासातित्व विवित इति। ठीक है, लिखेंगे जैसे उपकरण भौतिक साधनों का उपयोग करने वालों को जीवन होता है, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी होगा, परंतु धन से अमृतत्व की कोई आशा नहीं है। माँ मैत्रीय उचाव, ठीक है, माँ मैत्री उचाव यानम नामृत्य श्याम किमन तेम कुर्यात्। ठीक है, इसका मतलब है कि तब मैत्री ने कहा कि जिससे मैं अमर न हो सकूं उस धन का मैं क्या करूंगी। ठीक है, अब इसका अर्थ देखिए, अगली लाइन क्या था, तथैव भगवान केवल अमृतवा साधनम जानाति तदेव मैं ब्रूहि। इसका अर्थ है कि हे भगवान, जो अमृतत्व का एकमात्र साधन है वही मुझे बताए। अगली लाइन मेरे प्यार बच्चों यह है कि याज्ञवल्क्य उचाव प्रिया न सती त्वम प्रियम भाषय। याज्ञवल्क्य ने कहा कि प्रिय मैत्री, तुम हमारी अत्यंत प्रिय हो और तुमने बहुत ही प्रिय बात कही। मैं एक एक लाइन लिख के लेकर आया, फिर उसका अर्थ बता रहा हूँ, फिर एक लाइन लिख रहा हूँ, फिर उसका अर्थ बता। अब इतना डिटेल में कोई आपको बताएगा नहीं। देखिए अगर वो नहीं करना चाहते हो तो अथवा करके दिया गया है, इसको कर सकते हैं, यहाँ तक है। इसका भी एक एक लाइन लिख के लेकर आया हूँ और पूरा अर्थ लिख के लेकर आया हूँ। यह वाला है, इसका आप कर सकते हो संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। तो पहले आप संदर्भ लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दर्शिका के जातक कथा पाठ से उलुक जातकम से उद्धृत है। अनुवाद में लिखेंगे, देखिए पहली लाइन क्या है, अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पथा सिंह राजन मुकुर्वण्णम। इसका मतलब है कि प्राचीन समय में प्रथम कल्प सृष्टि में 4 पैरों वाले प्राणियों ने सिंह को अपना राजा बनाया।
फिर देखिए ये जो लाइन आपको देख रहे हो, इस लाइन का अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चों कि मछलियों ने अनंत मत्स्य को और पक्षियों ने सुवर्ण हंस को अपना राजा चुना। इसके बाद अगली लाइन आई है, ये है आपकी अगली लाइन। इसका अर्थ मेरे प्यारे बच्चों है कि उस सुवर्ण राज हंस की एक पुत्री थी जिसे हंस पोतिका कहा जाता था। वो अत्यंत जो है रूपवती थी, मतलब बहुत सुंदर थी। फिर अगली लाइन है ये वाली। अब इसका अर्थ क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि उसने सुवर्ण राजहंस ने अपनी पुत्री को यह वर दिया कि वह अपने मन की इच्छा के अनुसार अपने लिए स्वामी मतलब पति का चयन करे। ठीक है, फिर देखिए अगली लाइन यह थी। इस लाइन का अर्थ होगा कि हंसराज ने उसे यह वरदान देकर हिमालय पर्वत पर पक्षियों के समूह में निवास किया। तो एक एक लाइन निकल आया हूं, उसका अर्थ बता रहा हूं। अब आइए ख वाला कि निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब मेरे प्यार को देखिए यह श्लोक है, ठीक है, यह श्लोक है पूरा, इसका आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। पहले संदर्भ लिखेंगे। यह श्लोक संस्कृत दिनदर्शिका के सुभाषित रानी शीर्षक से अवतरित है, मतलब कि सुभाषित रानी शीर्षक से अवतरित है। इसका अनुवाद होगा कि नीति में निपुण लोग निंदा करें या प्रशंसा करें, लक्ष्मी आए या अपनी इच्छा अनुसार चली जाए, चाहे आज ही मृत्यु हो अथवा युगों के बाद हो, धैर्यशाली पुरुष नियोचित मार्ग से पग भर भी नहीं डोलते, अर्थात विचलित नहीं होते हैं। क्लियर है। चलिए प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित लोकोक्तियों और मुहावरों में से किसी का अर्थ लिखते हुए अपने शब्दों में वाक्य प्रयोग कीजिए। मेरे प्यार बच्चों देखिए, पहला है क वाला कि अपनी अपनी डफली अपना अपना रोग। दूसरा है कि समर्थ को नई दोष गुआसाई, लकीर का फकीर होना। फिर है लोहे के चने चबाना। देखिए एक एक करके सबका उत्तर देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे अपनी अपनी डफली अपना अपना राग। इसका क्या मतलब, अर्थ इसका यह है कि हर व्यक्ति अपनी ही राय रखता है, यानी हर कोई अपनी बात पर अड़ा रहता है। वाक्य प्रयोग की अगर हम बात करें तो लिखेंगे बैठक में सभी ने अपनी अपनी डफली अपना अपना राग अलापना शुरू कर दिया जिससे कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था। ख वाला था कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई। इसका अर्थ होता है कि जो व्यक्ति शक्तिशाली होता है उसे कोई दोष नहीं दे सकता, यानी ताकतवर व्यक्ति जो चाहे कर सकता है। वाक्य प्रयोग में लिखेंगे मंत्री जी ने इतना बड़ा घोटाला कर दिया लेकिन समर्थ को नहीं दोष गोसाई के सिद्धांत के अनुसार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग वाला था कि लकीर का फकीर होना। अर्थ इसका यह है कि किसी एक ही काम या तरीके से बंधा हुआ होना, यानी अपने नियमों से हटने में असमर्थ होना। वाक्य प्रयोग लिखेंगे कि वह लकीर का फकीर है, वो हमेशा एक ही रास्ते से जाता है। गा वाला था लोहे के चने चबाना। इसका अर्थ है कि बहुत कठिन परिश्रम करना, यानी बहुत मेहनत करना। अगर वाक्य प्रयोग की अगर हम बात करें लिखेंगे इस परीक्षा में पास होने के लिए हमें लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। इसके बाद देखिए 10वां वाला प्रश्न है कि अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये अपठित गद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ से लेके आजाद भारत में दुर्गा भाभी के उपेक्षा सम्मान 200 से प्राप्त हुए, सरकारों ने उन्हें पैसों से तोलना चाहा। कतिपय वर्ष उनके पूर्व उनके सम्मान में आयोजित एक समारोह में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उन्हें 51,000 रुपए के भेंट किए। भाभी ने वे रुपए कहीं वापस कर दिए। उन्होंने कहा कि जब हम स्वाधीनता के लिए संग्राम कर रहे थे उस समय किसी भी व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षा नहीं थी, केवल स्वाधीनता प्राप्त लक्ष्य था। इस धन से यहाँ शहीदों का एक बड़ा स्मारक बनाया जाए। अब इसके नीचे देखिए 3 प्रश्न है, ठीक है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है। बिल्कुल आसान होता है मेरे प्यारों को अपठित गद्यांश करना। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, इसको मैं होमवर्क आपको देता हूँ। होमवर्क में जरूर इसको जरूर से जरूर कर लीजिएगा। आगे है 11वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। जैसे देखिए सूर और सूर, इसका अर्थ होता है मेरे प्यारों वीर और देवता होता है। इस सूर का अर्थ वीर होता है और इस सूर का अर्थ देवता होता है। इसके बाद है भवन और भुवन। तो देखिए भवन मतलब घर और भुवन मतलब संसार। तीसरा वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, खवला, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द का 2 अर्थ लिखे। तो किसी एक शब्द का 2 अर्थ लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे पहला है विधि, ठीक है, तो यहाँ देखिए विधि। विधि का अर्थ होगा, पहला अर्थ है कि नियम कानून या तरीका, लेकिन जैसे विधि का शासन, विधि के अनुसार काम करना। अर्थ दूसरा होता है भाग्य या नियति, जैसे विधि का खेल है, विधि ही सब कुछ है। फिर दूसरा नंबर पे आता है देखिए वारिद, ठीक है। देखिए वारिद का अर्थ लिखेंगे, पहला अर्थ होता है बादल, लिखेंगे बादल को वर्षा करने वाला माना जाता है। अर्थ दूसरा होता है वर्षा, वारिद मतलब वर्षा, बादल से गिरने वाला पानी। तीसरा होता है द्विज। द्विज का अर्थ पहला होता है ब्राह्मण, लेकिन ब्राह्मणों को द्विज कहा जाता है क्योंकि वे 2 बार जन्म लेते हैं, एक बार माँ के गर्भ से, दूसरी बार वेदों के अध्ययन करके। दूसरा अर्थ यह है द्विज मतलब पक्षी, कुछ ग्रंथों में पक्षियों को भी द्विज कहा गया है।
चौथा है आपका सुरभि। सुरभि का पहला अर्थ होता है गाय, लेकिन गाय को धार्मिक दृष्टि से पवित्रता माना जाता है और इसे सुरभि कहा जाता है। और सुरभि का दूसरा अर्थ होता है सुगंध, मतलब सुरभि का अर्थ सुगंध भी होता है, जैसे फूलों की सुरभि। इसके बाद ग वाला है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखे, मतलब जिससे समान कोई दूसरा न हो। तो जिसके समान कोई दूसरा न हो उसे हम लोग अद्वितीय बोलते हैं। इसके बाद जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसे हम लोग सर्वज्ञ बोलते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके आप लोगों को लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आज मेरा बड़ा भाई आ गया, तो इस ये क्या होगा असली कि आज मेरा बड़ा भाई आ गया, यह वाक्य पहले से ही क्या है, शुद्ध है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या है, राधा ने पत्र पढ़ी, इसका होगा कि राधा ने पत्र पढ़ी, इसमें क्रिया के साथ वचन का तालमेल बिठाना होगा। शुद्ध वाक्य यह होगा कि राधा ने पत्र पढ़ा। शुद्ध वाक्य क्या होगा, राधा ने पत्र पढ़ा। तीसरा है कि मेरे को फल ले आओ, तो देखो इसको लिखेंगे कि मेरे को फल ले आओ, इसमें को के स्थान पर के लिए का प्रयोग होगा, मतलब शुद्ध वाक्य होगा कि मेरे लिए फल ले आओ। चौथा क्या है, उपयुक्त कथन सही है, तो देखिए इसका आंसर लिखेंगे कि उपरोक्त कथन सही है, यह वाक्य भी पहले से ही क्या है, शुद्ध है, इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं थी। 12वां प्रश्न है कि श्रृंगार रस अथवा शांत रस का लक्षण और उदाहरण लिखिए। तो देखिए पहले हेडिंग डालेंगे शांत रस, लक्षण लिखेंगे कि शांत रस में वैराग्य, संसार के मोह माया से निर्वेद और ज्ञान की प्रज्ञान की प्राप्ति का वर्णन होता है। इसमें ऊपर उठकर शांति की प्राप्ति का भाव होता है। उदाहरण पे जैसे मनरे तन कागत का पुतला लागे, बुद्ध बिनसी जाय छिन में गर्व करे क्या इतना। ठीक है। खवला है कि अनुप्रास अलंकार तथा रूपक अलंकार का लक्षण उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार लक्षण है कि अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण या वर्ण समूह बार बार आना होता है। उदाहरण में जैसे बन बन जन जन ध्वनि सुन मधुर मनमोहन। तीसरा है कि दोहा छंद और चौपाई छंद के लक्षण उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पे चौपाई छंद रेडी डाल लीजिए, लिखेंगे लक्षण इसका कि चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। उदाहरण के तौर पे रामचरितमानस ये कहानी सुनो भाई सब साधुजन, काल न काल करो निंदा, सब जग में राम ही राजा। ठीक है, यह चौपाई छंद का उदाहरण है। इसके बाद है 13वां कि अपने गली मोहल्ले की नलियों की समुचित सफाई की है तो नगर निगम को स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। तो देखिए कैसे लिखेंगे, या तो दिया है अथवा करके कि अपने प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए का आवेदन पत्र लिखना है। ठीक है, देखिए कैसे लिखेंगे इसको। तो देखिए हमने लिखा है नलियों की समुचित सफाई के लिए, लिखेंगे उत्तर में सेवा में फिर कामा लगाएंगे, लिखेंगे श्रीमान नगर निगम अधिकारी, नगर निगम कार्यालय वाराणसी। विषय में लिखेंगे हमारे मोहल्ले की नलियों की सफाई हेतु अनुरोध, फिर डालेंगे महोदय, कामा लगा के लिखेंगे सेवा में, फिर लगाएंगे कामा, लिखेंगे सविनय निवेदन कि मैं वाराणसी का निवासी हूँ, हमारे मोहल्ले में पिछले कुछ समय से नालियों की सफाई नहीं होने के कारण गंदगी फैल रही है और बदबू आ रही है। इससे हमारे क्षेत्र में मच्छरों का प्रजनन हो रहा है और बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। नलियों में गंदा पानी जमा होने से हमारे घरों में भी पानी घुसने की समस्या हो रही है। इससे हमारे दैनिक जीवन में काफी परेशानी हो रही है। अतः मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप हमारे मोहल्ले की नलियों की सफाई का कार्य शीघ्र करवाने का कष्ट करें। आपकी शीघ्र कार्रवाई के लिए मैं आभारी रहूंगा या रहूंगी। इसके बाद धन्यवाद। क्लियर है। धन्यवाद के बाद नीचे आप डेट डालिएगा। डेट डालने के बाद मेरे पास जो भौतिक में डालिएगा अवश्य नगर जो है वाराणसी, अब जाके कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली पर निबंध लिखे। ठीक है, अब मेरे पास जो देखिए यहाँ पे आपके पास कितने 5 ऑप्शन है, पांचों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ राष्ट्रीय एकता वर्तमान समय की अनिवार्य आवश्यकता, इस पे निबंध बता देता हूँ, 9 नंबर क्लियर हो जाएगा। देखिए राष्ट्रीय एकता वर्तमान समय की अनिवार्य आवश्यकता, लिखेंगे कि राष्ट्रीय एकता किसी भी देश के विकास और समृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसी शक्ति है जो देश को एक सूत्र में बांधती है और उसे मजबूत बनाती है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में राष्ट्रीय एकता का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता क्यों, लिखेंगे कि विकास एकजुट समाज ही तेजी से विकास कर सकता है। आपकी मतभेद और विवाद विकास के मार्ग में बाधक होते हैं। लिखेंगे सुरक्षा, लिखेंगे एकजुट देश बाहरी आक्रमणों को डटकर मुकाबला कर सकता है। एकता कमी देश को कमजोर बनाती है। फिर लिखेंगे उसी में
कि अगला है सामाजिक सद्भाव। लिखेंगे राष्ट्रीय एकता सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देती है, इसमें समाज में शांति और अमन रहती है। आर्थिक विकास लिखेंगे एकजुट देश आर्थिक से मजबूत होता है, निवेशक एक स्थिर और एकजुट देश में निवेश करने का अधिक प्राथमिकता देखते हैं। फिर होगा देश की छवि, अगली हेडिंग लिखेंगे एकजुट देश दुनिया में एक सम्मानित स्थान रखता है और वर्तमान समय में राष्ट्रीय एकता की चुनौतियां हैं। फिर डालेंगे जातिवाद। लिखेंगे जातिवाद एक बड़ी समस्या है जो राष्ट्रीय एकता को कमजोर करके, ठीक है, कमजोर करती है। फिर डालेंगे धार्मिक कट्टरता। लिखेंगे धार्मिक कट्टरता भी एक राष्ट्रीय एकता के लिए एक बड़ा खतरा है। फिर डालेंगे अगली हेडिंग क्षेत्रवाद। लिखेंगे क्षेत्रवाद के कारण अपने देश में अलगाववादी भावनाएं पैदा होती है। फिर अगला हेडिंग है भ्रष्टाचार। लिखेंगे भ्रष्टाचार लोगों में अविश्वसनीय पैदा करता है और राष्ट्रीय एकता को कमजोर करता है। अगली हेडिंग रहेगी सामाजिक असमानता। लिखेंगे सामाजिक असमानताओं से लोगों में असंतोष पैदा होता है और राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करता है। अगली हेडिंग रहेगी राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के उपाय, जिसमें है आपका शिक्षा। लिखेंगे शिक्षा के माध्यम से लोगों में राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा की जा सकती है। फिर अगली हेडिंग रहेगी सांस्कृतिक कार्यक्रम। लिखेंगे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न समुदायों के लोगों को एक साथ लाया जा सकता है। फिर लिखेंगे संचार माध्यम, अगली हेडिंग कि संचार माध्यमों का उपयोग राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। फिर अगली हेडिंग रहेगी राजनीतिक इच्छा शक्ति। लिखेंगे कि राजनेताओं को राष्ट्रीय के लिए कदम उठाने चाहिए एकता को मजबूत करने के लिए। फिर डालेंगे समाज सेवा। समाज सेवा के माध्यम से लोग एक दूसरे के करीब आते हैं और राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा होती है। फिर लास्ट रहेगा निष्कर्ष। लिखेंगे राष्ट्रीय एकता एक ऐसी मूल्यवान संपत्ति है जिसे हमें हर हाल में बचाकर रखना चाहिए। अपने देश की विविधता को अपनी ताकत बनाना चाहिए। हमें सभी धर्मों, जातियों और क्षेत्रों के लोगों को एक साथ लाने के लिए प्रयास करना चाहिए। अब मेरे प्यार जो पूरा का पूरा इस पेपर का सलूशन बता दिया 302 डीजे। मेरे प्यार जो 95% लाने के लिए हो जाइए तैयार, इस पेपर को कर लीजिए बिल्कुल तैयार। सारे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।